पार्ट 1 और हमें स्टोरी के शुरुआत में एक सूअर की कटिंग शॉप दिखती है जहां पर सूअर को काटा जाता है और तभी हमें एमसी दिखता है जिसका जॉब इन सूअर को काटने का है। जहां पर हमें बताया जाता है कि सूअर 95% ह्यूमन जैसे ही होते हैं, मतलब उनकी मसल्स और बाकी स्ट्रक्चर ह्यूमन जैसा होता है। उतने में एक इंसान पीछे से बोलता है, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, 95% ह्यूमन बॉडी सूअर जैसी है। उस इंसान की साइज एमसी से बहुत बड़ी है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी। उतने में वो फिर से बोलता है, तो बुचर मारू, क्या तुम मेरी जॉब लेना चाहते हो जिसने कटिंग को उसके लाइफ के 5 साल दिए हैं? और तभी वो अपने कुल्हाड़ी से एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी को इस सब से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस उस इंसान को देखता रहता है। पर तभी हमें दिखता है कि उस इंसान की कुल्हाड़ी एमसी पर नहीं, एक बाजू में पड़े सुअर के बॉडी पर लगती है। और उतने में वो बोलता है, देखो मारू, तुम मेरे जैसे को रिप्लेस नहीं कर सकते। मैंने बस एक अटैक में इस सुअर के 2 पार्ट कर दिए। पर उतने में एमसी बोलता है, ऐसे तो आप बेंच ही तोड़ देते अभी बॉस। आपको ध्यान देना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। पर एमसी का बॉस उसे सुअर का कटा हुआ पार्ट दिखाकर बोलता है, अरे देखो तो ये मेरी स्किल है, तुम्हें नहीं लगता मैं कुछ स्पेशल हूं? उस बॉस का नाम होंग जुनहो है। वो मैनेजर है इस लाइव स्टॉक फूड का। पर एमसी उसके बॉस के तरफ ध्यान नहीं देता और वो उस सुअर को अच्छे से काटने लगता है। पर उतने में उसका बॉस उसे बोलता है, मारू, तुम्हारे पास भी स्किल्स है, तुम इतने भी खराब नहीं हो इस सब में। और तुम्हें काम करते देख कोई बता भी नहीं सकता कि तुम्हें तो बस यहां पर 1 ही साल हुआ है काम करते करते। पर उतने में एमसी बोलता है, बॉस, अगर आप मेरी मदद नहीं करने वाले हैं तो मुझे डिस्टर्ब भी मत करो। पर तभी बॉस किसी को आवाज देकर बोलता है, ओए किमयांग, आज मैं मारू को अपने साथ ले जा रहा हूं, मुझे इससे कुछ बात करनी है। और उतने में हमें को इंसान दिखता है जिसे बॉस आवाज दे रहा है, पर वो बॉस पर ध्यान ही नहीं देता और वो तो बस अपना खाना खा रहा है। पर तभी खाते खाते वो लड़की बॉस की तरफ देखती है। वो उस शॉप की अकाउंटेंट है। पर उतने में बॉस फिर से बोलता है, क्या तुम बस खाना खाने वाली वो? क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है? ये सब छोड़ो, हम दोनों बाहर जा रहे हैं तो तुम यहां पर सब संभाल लेना। और इस सब के लिए मैनेजर भी मान जाती है। यस बॉस, आप दोनों जा सकते हैं, पर आते वक्त मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाना। और तभी एमसी को पकड़ के बॉस बोलता है, मारू, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं। पर यह सुनकर एमसी बोलता है, क्या आप मुझे पसंद करते हो? आप तो मुझे कभी पैसे भी नहीं देते और मुझसे ज्यादा काम भी करवाते हो, और यहां तक कि काम होने के बाद भी आप मुझे छोड़ते नहीं, और आप बोल रहे हो कि आप मुझे पसंद करते हो। पर उतने में बॉस बोलता है, मारू, ये सब मैं तुम्हें पसंद करता हूं इसीलिए करता हूं। पर बॉस का फेस देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर उतने में बॉस फिर से बोलता है, तुम्हें याद है मारू, जब फर्स्ट टाइम तुम मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट ही दिन एक सुअर को काटने का ऑर्डर दिया था। नॉर्मली कोई भी आपने फर्स्ट दिन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर मारू, तुमने तो कुछ सोचा भी नहीं और उस सुअर को काट दिया। और उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तुम एक अच्छे बुचर बन सकते हो। तभी हमें दिखता है कि बॉस और एमसी नहाने गए, पर तभी एमसी गुस्से में बोलता है, वो सब मैं नहीं जानता, पर आपने मुझे मेरा काम छोड़ के यहां पर बस आपकी पीठ साफ करने के लिए लाया है। पर तभी बॉस बोलता है, मैंने सुना है कि तुम आपने स्कूल टाइम में बच्चों को मारते रहते थे, तो आज वही ताकत यूज करके मेरी पीठ साफ करो। पर उतने में एमसी पूछता है, तो क्या मुझे इस सब के लिए पैसे मिलेंगे? पर बॉस ऐसा कुछ देने से मना कर देता है। तो एमसी भी बोलता है, तो मैं बिना पैसे के ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूं? पर तभी बॉस बोलता है, अरे क्या पैसे पैसे करते रहते हो, क्या तुम्हें सच में इतनी ज्यादा पैसे की जरूरत है? और इस पर एमसी भी बोलता है कि उसे सच में पैसे की जरूरत है। और उतने में बॉस बोलता है, ठीक है मारू, तो इस बार मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दूंगा जिससे तुम्हें अच्छा प्रॉफिट होगा।
और प्रॉफिट के बारे में सुनते ही एमसी पूछता है, मैं वो जॉब करूंगा, पर मुझे करना क्या है? उतने में बॉस पूछता है, तुमने एक बार बताया था कि तुम्हें जापानीज भाषा आती है। और तभी एमसी भी हाँ में जवाब देता है। और यह सुनकर बॉस खुश हो जाता है। तो ठीक है, तुम जा सकते हो जापान। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें एमसी दिखता है जो जापान आ गया है। पर वो बहुत शौक है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और वो यहां पर क्यों आया है। पर तभी हमें एक लाइव स्टॉक फार्मिंग शॉप दिखती है और यहां पर एमसी कुछ सुअर्स का को कट करने आया है, क्योंकि यहां पर काम करने वालों की बहुत कमी है। पर तभी हमें एमसी दिखता है जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो पिछले 6 मंथ से यहां पर बिना किसी ब्रेक के काम कर रहा है। और अगर ऐसे ही वो काम कोरिया में करता तो अब तक उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए होते। पर इस सब के अलावा एमसी को ये वर्क प्लेस भी थोड़ी अलग लगती है, क्योंकि उस जगह पर एमसी अकेला ही काम कर रहा है और एक इंसान बस अपने फोन कुछ देख रहा है और वो एमसी पर ऐसे ही 6 मंथ से नजर रखे है। पर तभी एम उसे बोलता है, आपको नहीं लगता सर, आपको यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए। और स्मोकिंग बंद करने के लिए वो इंसान भी मान जाता है। पर तभी एमसी उन सुअर के हड्डियों को देखकर सोचता है, उन्होंने मुझे मांस को हड्डियों से सेपरेट करने बोला है, पर जब मैंने इन हड्डियों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ अलग है और इनका वेट भी नॉर्मल से ज्यादा है। और इन्हें देखकर लगता है कि जैसे इनके अंदर कुछ है। और अगर इन्हें पास से देखो तो मुझे एक लाइन दिखती है जिससे साफ समझ आता है कि इन्हें पहले भी किसी ने काटा है और फिर से जोड़ा है। और इस सब से एमसी को डाउट तो आता है, पर उस इंसान की तरफ देखकर एमसी सोचता है, मैं जल्दी ही ये सब खत्म करके यहां से चला जाऊंगा, क्योंकि ये प्लेस कुछ सही नहीं है। पर उतने में सीन शिफ्ट होता है और एमसी जाके उसके बॉस को कॉल करता है, ये सब क्या हो रहा है? मैं पिछले 6 मंथ से काम कर रहा हूं और यहां पर एक याकुजा मुझ पर नजर भी रख रहा है, ये किस तरह की जॉब है? पर उतने में बॉस बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या जॉब फालतू लगती है? तुमने 6 मंथ तो वर्क क्या, तो अब क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? पर तभी एमसी बताता है, ये आप क्या बोल रहे हो बॉस, ये वर्क प्लेस सच में कुछ अलग ही है। पर उतने में दूसरे साइड से बॉस बोलता है, जो भी हो, अगर तुम वहां से ऐसे ही वापस आ गए तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने तुम्हारे लिए ये जॉब ढूंढी क्योंकि तुम्हें पैसे की जरूरत थी और अब तुम पर है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम वो जॉब छोड़ते हो तो तुम अपने छोटे भाई और सिस्टर की स्कूल फी कैसे भरोगे? तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाना इतना आसान है? बस 1 मंथ हैंडल कर लो, फिर मैं कुछ करता हूं। और इतना बोलकर बॉस फोन काट कर देता है। पर वही दूसरे साइड एमसी सोचता है, अगर मेरे फैमिली में पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं ये जॉब कभी नहीं करता। और फिर भी एमसी जाके अपना काम फिर से करने लगता है। पर उतने में वो याकुजा पीछे से आके बोलता है, मारू, क्या तुम अपना काम करे रहे हो? उसे देखकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके दोनों हाथ उसके पतलून में हैं। पर तभी वो एमसी के पास जाता है, तुम्हें पता है मारू, मुझे कितना अच्छा लगा कि तुम ये जॉब कर रहे हो, अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? पर एमसी को बहुत गुस्सा आता है कि वो इंसान उसके गंदे हाथों से एमसी के फेस को टच कर रहा है और इसी सब के वजह से एमसी ये काम और टाइम नहीं करना चाहता। पर तभी उसे उस याकुजा के पास एक बंदूक दिखती है और एमसी शांत हो जाता है। पर उतने में वो याकुजा बोलता है, मारू, आज मैं जल्दी जाने वाला हूं क्योंकि मेरे गर्लफ्रेंड का आज बर्थडे है, तो मेरे जगह पर एक मेरा छोटा भाई आएगा। और उतने में वहां पर एक बड़ा सा इंसान आता है, बड़े भाई लेट आने के लिए माफ करना। पर उसे देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर तभी वो याकुजा एमसी को बताता है कि ये तुम्हारे ही उम्र का है। और फिर वो अपने भाई को ऑर्डर करता है कि मारू का काम होने के बाद सारे हड्डियों को यहां से हटा देना। और तभी वो उन हड्डियों को उठाकर वहां से जाने लगता है। पर उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसे समझता नहीं कि उन्हें कहां ले जाना है। पर उतने में पूरे जापान में भूकंप आता है, जिससे वो याकुजा का भाई डर जाता है
और हड्डियों को गिरा देता है। और जैसे ही वो हड्डियां नीचे गिरती है, उनसे व्हाइट पाउडर निकलती है। पर तभी वो याकुजा टॉपिक चेंज करता है। मारू, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना भूकंप देखने का? भूकंप के वजह से यहां पर बहुत धूल हो गई है, तो तुम ये सब हम दोनों पर छोड़ सकती हो। पर फिर भी एमसी आपने फेस पे हाथ रखता है और वो अपना का करने लगता है। और दूसरे साइड वो दोनों भाई उन हड्डियों को उठाने लगते हैं। पर तभी वो छोटा भाई बोलता है, भाई आप तो बोल रहे थे कि ये बूचर कोरिया से है, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि ये ड्रग्स है, क्योंकि उसे कहां पर हमारी भाषा आती होगी। पर एमसी को सब समझ जाता है। पर उतने में वो याकुजा बोलता है, इस कोरियन को हमारी भाषा आती है। और इसीलिए वो याकुजा एमसी पर बंदूक तान देता है। उसे ऐसा करता देख एमसी शॉक हो जाता है, क्यों? जल्दी ही वो मरने वाला है। पर एमसी को मरने से ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने अपने लाइफ में सुअर को काटने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है, और इसीलिए एमसी मरना नहीं चाहता। पर तभी उसे उसका पास्ट याद आता है, जहां पर जब बॉस ने उसे फर्स्ट टाइम सुअर को मारने बोला था, तब वो डरा नहीं और उल्टा वो बॉस से ये पूछता है कि वो किसी भी सुअर को एक अटैक में कैसे खत्म कर सकता है। और ये सुनकर बॉस को बहुत हंसी आती है, क्योंकि ऐसा इंसान जो सुअर को मारने से पहले कुछ नहीं सोचता, वो एक इंसान को भी बहुत आसानी से मार सकता है। और तभी प्रेजेंट में वो याकुजा एमसी पर फायर कर इससे पहले एमसी उसका हाथ काट देता है। और एमसी ज्यादा सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए ह्यूमन और सुअर दोनों एक जैसे ही है, और इसी वजह से एमसी को कोई गिल्ट या फर्क नहीं पड़ता। और उतने में एमसी उस याकुजा के गर्दन में नाइफ घुसा देता है, और जब एमसी उस नाइफ को फिर से निकालता है तो उस याकुजा के गर्दन से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। पर तभी एमसी थोड़ा पीछे होकर सोचता है, क्या मैंने अभी अभी एक इंसान को मारा? पर वो आगे कुछ सोचे इससे पहले ही उस याकुजा का छोटा भाई एमसी पर अटैक करता है, और वो एमसी को इतने जोर से पकड़ता है कि एमसी के पीछे वाला फ्लोर भी टूट जाता है, और फिर वो एमसी को मारने लगता है। तुमने हमारे बिग बॉस को मार दिया। और फिर वो गुस्से में एमसी को और मारने लगता है। पर उतने में एमसी उसके पेट में नाइफ घुसा देता है। पर उस याकुजा को इससे कुछ नहीं होता, और वो एमसी को और मारने लगता, जहां पर वो एमसी को इतना मारता है कि उसके फेस से खून आने लगता है। पर उतने में एमसी की गर्दन पकड़ के उसे दबाने लगता है, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। और उतने में एमसी भी बेहोश होने लगता है। पर तभी उसे बॉस की याद आती है कि बॉस ने उसे बताया था कि जितना बड़ा सुअर होता है उतना ही ज्यादा उसमें मसल्स होती, तो शायद उसकी नाइफ अंदर तक नहीं जा सकती। और अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो उसके हड्डियों से बचकर उसे ऐसे जगह मारो जहां पर मसल्स कम हो। और तभी प्रेजेंट में एमसी उस मोटे के पेट में एक ठीक जगह पर अटैक करता है, और फिर वो नाइफ को घुमाने लगता है। और फिर एमसी अपनी पूरी पावर उसे करके उस याकुजा का पेट फाड़ने लगता है, जिससे उस याकुजा के पेट से बहुत ज्यादा खून निकलता है। और वो मोटा ऐसे ही एमसी पर गिर जाता है। पर उतने में एमसी उसे साइड करता है, और उतने में एमसी सोचता है, ये मैंने क्या किया? नहीं, मैं तो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। पर अब मैं क्या करूं? क्या मैं पुलिस को सब सच बता दूं? नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी पुलिस कुछ नहीं करेंगे, पर मैं अब याकुजा का करूंगा। और तभी उसे आइडिया आती है कि वो इस जगह को आग लगा देगा। पर उतने में एक और इंसान वहां पर आ जाता है, और उसके हाथ में भी एक बड़ी बंदूक है। उस इसने को देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर उतने में वो इनसे एमसी पर फायर करता है। अबे कोरियन, तूने हमारे बॉस को मार दिया। पर एमसी जैसे तैसे उससे बचकर भागने लगता है, और एमसी भागते भागते फ्रीजर एरिया के अंदर चला जाता है। पर वो इंसान एमसी को वहां पर भी फॉलो करता है। पर तभी वो अपनी फायरिंग बंद करता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? अगर तुम बाहर आके मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें नॉर्मल डेथ दूंगा। पर तभी उसे कुछ आवाज आती है,
तो तुम यहां पर छुपे बैठे हो। और वो याकुजा उस तरफ फायर करता है, पर उतने में उसके पीछे से एमसी आता है। अबे चुटिया याकुजा, मैं यहां पर हूं। और फिर एमसी उसके चेस्ट में नाइफ घुसा देता है। कब से कितना बोल रहे थे, अब चुप बैठो। पर उतने में वो याकुजा बोलता है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते थे तो मेरे गर्दन पे मारते। और तभी वो याकुजा एमसी की तरफ बंदूक करके उसका ट्रिगर दबा ही रहा था कि वो शॉक हो जाता है कि उसकी उंगलियां काम ही नहीं कर रही है। पर तभी हमें पास्ट का सीन दिखता ही, जहां पर बॉस एमसी को समझाता है कि हर किसी के बॉडी में नर्वस होती है और इंसान के चेस्ट में यहां पर एक नर्व होती है। अगर तुम उस जगह पर मारो तो वो इंसान मूव नहीं कर पाएगा। और तभी प्रेजेंट में एमसी अपनी नाइफ निकाल लेता है और फिर उस इंसान को खत्म कर देता है। और तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहां पर हमें एक फ्लाइट दिखती है और कुछ ही टाइम बाद एमसी जो फिर से कोरिया आ गया है और वो इस सब से बहुत थक गया है। और उतने में वो सोचता है, उन याकुजा के वजह से मुझे फर्स्ट फ्लाइट लेनी पड़ी, पर अच्छा हुआ उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया। पर हमें दिखता है कि एमसी ने उस जगह को आग लगा दी थी, तो याकुजा ढूंढ नहीं पाए कि वहां पर क्या हुआ है। और तभी एमसी अपने घर में जाके सोचता है अब सब खत्म हो गया। पर वो अपने घर की लाइट चालू देखकर शॉक हो जाता है। पर उतने में वो दरवाजा ओपन करता है। मदर में वापस आ गया, देखो मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं और मैंने आप सबके लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं। पर उतने में एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि उसके घर की सारी चीजें यहां वहां है और उसे समझ नहीं रहा है कि वहां पर क्या हुआ है। और उतने में एमसी अपने मदर और सिबलिंग को आवाज देता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। पर उतने में उसके पैर को एक हाटी लगती है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि इस हाटी में ड्रग्स थी और ये वैसी ही हाड़ी है जैसी उसे ने जापान में दिखी थी। पर उतने में पीछे से कुछ लोग एमसी को आवाज देकर बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। पर उन्हें देखकर एमसी शॉक हो जाता है, याकुजा यहां पर क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें सब पता चल गया? तभी उनमें से एक बोलता है, तुम ही हो ना मारू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, पर देखो तुम ही मेरे पास आ गए। और वो इनसे अपने जैकेट में हाथ डाल के कुछ निकालने लगता है और एमसी को लगता है कि वो अब बंदूक निकालने वाला है। पर तभी वो इंसान उसका पुलिस ऑफिसर वाला आईडी निकाल के एमसी को दिखाता है। उसका नाम हान तासिक है। वो एक डिटेक्टिव है और उतने में वो डिटेक्टिव एमसी को उनके साथ चलने बोलता है। उसकी बातें सुनकर एमसी शॉक हो जाता है, क्या आप डिटेक्टिव है? पर एमसी सोचता है, मुझे लगा था कि ये सब याकुजा है, पर ये तो बस पुलिस वाले हैं। पर क्या इन्हें उनके बारे में कुछ पता चल गया है? पर उतने में प्रेजेंट में वो डिटेक्टिव बोलता है, आपको हमारा साथ देना है और प्लीज मारो इन्वेस्टिगेशन हमारी मदद करो। पर उतने में एमसी पूछता है, पर आप सब मेरे घर में क्या कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया है? पर उतने में दूसरा डिटेक्टिव बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, तुम सिचुएशन को गलत समझ रहे हो। तुम्हारा घर की ये हालत हमने नहीं किया, ये सब तो तुम्हारे ही मदर ने किया है। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है। पर उतने में वो डिटेक्टिव बोलता है, ये सब सच है, तुम्हारी मदर ड्रग्स लेती थी। और ये सुनते तो एमसी को विश्वास ही नहीं होता। पर तभी हमें एमसी की फैमिली पिक्चर दिखती है, जिसमें उसके साथ उसकी पूरी फैमिली है। पर उसकी मदर मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है और जब एमसी की फैमिली गरीब हो गई थी तभी भी एमसी की मदर बहुत एक्सपेंसिव चीजें खरीदा करती थी। पर जो भी हो, एमसी उन्हें पसंद करता था क्योंकि वो उसकी मदर थी। पर उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उसके मदर ने ड्रग्स यूज किए हैं। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी की मदर दिखती है जो हॉस्पिटल में है और वो पागल जैसा बिहेव कर रही है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए वहां पर बहुत सारे डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं। और आपने मदर की हालत देखकर एमसी शॉक है। पर उतने में डिटेक्टिव बोलता है, जब तुम्हारे मदर के बारे में पता चला तब वो इस कंडीशन में थी और हमें उसके पास ये हड्डी मिली, इसी में ड्रग्स थे। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है?
पर एमसी उन्हें बताता है कि उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और ये सुनकर डिटेक्टिव बोलता है, ऐसा है तो तुम्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और फिर डिटेक्टिव अपना कार्ड एमसी को देकर अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता चला तो कांटेक्ट करने बोलता है। और फिर वो डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। तभी सीन पार्किंग एरिया पर शिफ्ट होता है, जहां पर एक कार में वो डिटेक्टिव स्मोक कर रहा है। पर तभी उसका जूनियर उसे स्मोक न करने बोलता है, क्योंकि उस धुएं के वजह से उसकी हालत खराब हो रही है। पर डिटेक्टिव स्मोक करता रहता, पर उतने में उसका जूनियर गुस्से में बोलता है, आपको स्मोक करना ही तो कार के बहरा जाके करो, आपको वह जैसे मैं मर जाऊंगा। और तभी जूनियर की बात सुनकर ऑफिसर अपनी सिगरेट बुझा देता है और वो मारू के बारे सोचने लगता है। और तभी वो अपने जूनियर को एमसी की इंफॉर्मेशन निकालने बोलता है। और उतने में सीन फिर से हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी अपने मदर को देखकर सोचता है, मैं बस 6 मंथ के लिए बाहर गया था, तो इतने कम टाइम में ये सब कैसे हो गया। पर उतने में एमसी को उसके बॉस का कॉल आता है। उस कॉल को एमसी उठाकर बोलने लगता है। पर उतने में दूसरे साइड से बॉस बोलता है, मारू, मैंने सुना तुम जहां पर काम करते हो वहां पर बहुत बड़ी आग लग गई। उतने में एमसी बोलता है, वहां पर ऐसा कुछ हुआ तो है, पर मैं ठीक हूं, मेरे लिए इतनी टेंशन मत लो। पर तभी बॉस हंसते बोलता, तो तुम्हें किसी और काम की जरूरत है, और तुम्हारी मदर कैसे ही वो ड्रग्स ले रही थी ना। ये सुनते ही एमसी शॉक हो जाता है, ये सब तुम्हें कैसे पता है। तभी बॉस कुछ तो बोलता है पर हमें सुनाई नहीं देता। पर उतने में हमें बॉस दिखता है, जो एकदम आराम से बैठा हुआ है और बहुत सारे लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। पर उतने में बॉस बोलता है, तो तुम्हें मेरा प्रेजेंट तो मिल ही गया होगा, वो ड्रग बोन। तुम्हें क्या लगता है याकुजा ये सब क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हारे घर में पुलिस भी आई थी? पर उतने में एमसी बोलता है, क्या मैंने कुछ गलती की है बॉस? पर तभी बॉस बोलता है, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मारू। मेरे लिए तो तुम एक फर्स्ट क्लास बुचर हो और इसीलिए तुम मेरे साथ बहुत टाइम तक काम करने वाले हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम सही जगह है। पर उतने में एमसी को बहुत गुस्सा आता है, ये तुम कब से क्या बोल रहे हो? क्या ये सब तुमने किया है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ? पर उतने में बॉस एमसी को धमकी देता है, मारू, तुम्हारी सिस्टर बता रही थी कि उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे जाके मिलना चाहिए? और वैसे मारू, तुम्हारे मदर को तो मैंने ड्रग की लत लगा दी, तुम्हारे सिस्टर की बारी है। और तभी हमें एमसी के सिस्टर के साथ वो अकाउंटेंट दिखती है। पर बॉस फिर से बोलता है, मारू, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? तुम्हें पता है अगर तुम एक इंसान को मारते हो तो उसके तुम्हें $1 मिलियन मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमारी कंपनी बस सुअर काटती है? अगर मारू तुम अपना टैलेंट अच्छे से यूज करते हो तो तुम सियोल में अपनी एक बिल्डिंग बना सकते हो। एक काम करो, मैंने तुम्हारे लिए एक कार भेजी है, तो कल तुम उसी में काम करने के लिए आ जाना। कल से मेरे साथ आके लोगों को मारना मारू। कल मिलते हैं। और इतना सब बोलकर बॉस फोन रख देता है और एमसी को समझ ही नहीं रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। पर तभी उसे इस सिचुएशन के बारे में सोचकर बहुत गुस्सा आता है। पर यह पार्ट यही खत्म होता है और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि एक बड़ी कार एमसी के घर के सामने खड़ी है, जिसके बाहर एक आदमी मास्क और सूट पहन किसी का वेट कर रहा है। तभी उस कार के अंदर से आवाज आती है, अबे तू वहां पे क्यों खड़ा है? यहां पर आके मेरी मदद कर। पर वो बाहर खड़ा इंसान बोलता है, मैं ऐसे फालतू कामों के लिए नहीं बना हूं। पर उतने में उस कार से एक बैग बाहर गिर जाती है और फिर वो वर्कर उस बैग को उठाकर फिर से रखता है और हमें दिखता है कि उस बैग में डेड बॉडी है। और तभी हमें उस कार में काम कर रहा दूसरा वर्कर दिखता है, जो और डेड बॉडी को कार में अच्छे से रख रहा है। और फिर वो अपना काम पूरा करके उस कार से बाहर उतरता है। यार, इस कार में कितना गर्म हो रहा है और ऊपर से ये सारी बॉडी। उस वर्कर का नाम बेक सोखो है। तभी दूसरा वर्कर बोलता है, अभी एक और काम बाकी है। इस वर्कर का नाम छोई ली है।
तभी बेक बोलता है, अबे तुझे सच में लगता है अभी मैं कुछ काम करूंगा? क्या मैं तुझे तेरा नौकर दिखता हूं? ये सुनते ही ली बोलता है, अबे तू मेरा नौकर ही है। क्या तू भूल गया आज सुबह तू रॉक पेपर सीजर्स में मुझसे हार गया था? और वैसे भी क्या तू उस मारू से डर गया जो तू उसे लेने नहीं जाना चाहता? ली की बातें सुनकर बेक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना वेपन निकाल के ली पर अटैक करता है। पर ली भी उसके वेपन से बेक का अटैक ब्लॉक कर लेता है। अबे चूतिया, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? और फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम तक ऐसे ही गुस्से देखते हैं। पर फिर ली शांत हो जाता है। ठीक है, मैं ही चला जाता हूं। और वो फिर एमसी को लेने उसके घर में घुस जाता है। पर तभी सीन कुछ टाइम बाद पर फोकस होता है, जहां पर अब रात हो गई है और बेक कार में सो रहा है। पर उतने में उसकी नींद खुलती है और उसे दिखता है कि उसके कार के ऊपर एक बिल्ली बैठी है। अरे तुम ऊपर क्या कर रही हो? और फिर बेक उस बिल्ली के साथ खेलने पर उतने में उसे ली की याद आती है। अरे मेरे साथ तो वो चूतिया भी था, वो अभी तक वहां पर क्या कर रहा है? और फिर बेक ली को ढूंढने के लिए एमसी के घर में चला जाता है, जहां पर उसे एमसी के घर का दरवाजा ओपन दिखता है, जिसे देखकर वो सोचता है, अरे यार ये ली हर बार कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता रहता है, इसे तो एक काम भी अच्छे से करने नहीं आता। पर जैसे ही बेक उस दरवाजे को पूरे तरीके से खोलकर अंदर जाता है, वो उस घर की हालत देखकर शॉक हो जाता है। अरे यार, इस मारू ने ली के साथ क्या किया? अगर उस ली को कुछ हो गया तो बॉस मुझे छोड़ेंगे नहीं। पर उतने में बेक को ली की बॉडी दिखती है। पर ली को मरा पड़ा देखकर बेक हंसने लगता है। अबे मारू, ऐसा कौन करता है? हमें यहां पर तुझे लेने आए थे, पर यहां तो तू हमें ही मार रहा है। और फिर बेक अपना वेपन निकाल लेता है। मारू मेरे जूनियर, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहां पर पीछे से मारू आता है, जिसके हाथ में एक नाइफ है। सीनियर, क्या आप भी वर्ल्ड लाइफ स्टॉक के साथ हो? उतने में मारू को देखकर बेक बोलता है, अरे यार तुम जेन जेड वाले इतने गुस्से वाले क्यों होते हो? क्या आपने सीनियर से कोई इस तरीके से बात करता है? पर बेक आगे कुछ बोले इससे पहले ही एमसी उस पर अटैक करता है। पर बेक को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो भी मारू पर अटैक करता है। तुझे क्या लगता है तू मुझे भी इस चूतिया ली के जैसे मार सकता है? बेक के अटैक से एमसी की नाइफ टूट जाती है, जिससे एमसी भी शॉक हो जाता है। पर बेक वही नहीं रुकता और फिर से मारू पर अटैक करता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोग दिखते हैं जो पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तभी उनमें से एक वर्कर बोलता है, एक जूनियर को लेने के लिए चीफ बेक को भेजना क्या सच में सही होगा? तभी दूसरा वर्कर बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? बॉस होंग ने कहा ना वो जूनियर टॉप रैंकर है और इसीलिए चीफ ली के साथ चीफ बेक को भेजा है उसे लाने लेकिए। और तभी हमें बॉस दिखता है जो उन तीनों लोगों पर बैठकर सेलिब्रेशन के लिए सजावट कर रहा है। उतने में उन तीनों में से एक चिल्लाता है, तुम दोनों को चीफ बेक सर के बारे में पता ही क्या है? तुम दोनों ने तो कभी उन्हें फाइट करते देखा भी नहीं होगा। बेक सर एक लीजेंड है। उन्होंने अकेले ही पूरे एरिया के गैंगस्टर्स और स्कूल बुली को हरा दिया था और आज भी उन्हें उस एरिया में किंग माना जाता है। वैसे बेक सर पहले ही बहुत ताकतवर थे, पर जब बॉस ने उन्हें वो हथौड़ा दिया तो वो और ताकतवर हो गए। तुम समझ रहे हो सर, बेक इतने ताकतवर है कि वो जूनियर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तभी प्रेजेंट में बेक एमसी पर वो हथौड़ा फेंकता है। अबे क्या सच में तूने इस चूतिया ली को अकेले ही मारा है? क्योंकि तुझे देखकर ऐसा लगता नहीं कि तू उसे मार सकता है। और फिर बेक एमसी पर और एक अटैक करता है, पर इस बार एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है। पर बेक वही नहीं रुकता और एमसी पर अटैक करने लगता है। पर एमसी भी आपने टूटे नाइफ से बेक पर हमला करता है। पर एमसी के अटैक से बेक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो एमसी पर अटैक करते ही जाता है। तभी मारू सोचता है, अबे ये सांड, ये कुछ नहीं रहा है क्या? पर तभी बेक बोलता है, ओए मारू, तू क्या सोच रहा है? क्या सोचते ही रहने वाला है? और इतना बोलकर वो फिर से एमसी पर अटैक करने लगता है।
पर जितने बार बेक एमसी पर अटैक करता है, उतने बार एमसी उसका अटैक डोज करके नाइफ से बेक पर अटैक करता है। और ऐसे ही बहुत टाइम ये सब रिपीट होता है, जहां पर एमसी बेक के सारे अटैक डोज कर लेता है। तभी एमसी को एक ओपनिंग दिखती है और वो बेक अटैक करता है, पर बेक उसकी नाइफ अपने दांतों से पकड़ लेता है। मारो, किसी पर पीछे से हमला करना अच्छी बात नहीं होती है। क्या तुम्हारे मदर ने ये सब तुम्हें सिखाया नहीं है? पर उसकी बात सुनकर एमसी फिर से उस पर अटैक करता है, पर बेक मारू का अटैक डोज कर लेता है। मारू, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। इस तुम्हारे अटैक से ज्यादा दर्द तो मच्छर के काटने से होता है, और मैं तुम्हें दिखाता हूं असली अटैक कैसा होता है। और इतना बोलते ही बेक एमसी पर बहुत सारे अटैक करने लगता है, पर एमसी जैसे तैसे उसके अटैक डोज करता है। एक बार तो एमसी कैसे तो कर के उसके अटैक से बचता है, पर चांस देखकर बेक उसे एक किक मारता है जो सीधा एमसी फेस पर लगती है। पर बेक वही नहीं रुकता और एमसी का पैर पकड़ के उसे एक दीवार पे पटक देता है। उस अटैक के वजह से मारू बेहोश होने ही वाला था कि बेक फिर से उसे नीचे गिरा के एमसी पर अटैक करने जाता है। मारू, तुम कुछ और कहना चाहते हो? पर उतने में बेक शॉक हो जाता है, क्योंकि एमसी ने जो जो अटैक किया था वो बेक के जॉइंट पे किया था, और इसी वजह से अब बेक अपने बॉडी को यूज नहीं कर पा रहा है। पर तभी एमसी बोलता है, ओए चूतिया, तू इतने बड़ कैसे कर लेता है? एमसी की बातें सुनकर बेक को बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी पर फिर से अटैक करने के लिए अपना वेपन उठाता है। पर तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें बॉस दिखता है जो एमसी का एक फोटो दीवार पर लगा रहा था। उतने में उस फोटो को देखकर बॉस बोलता है, तुम सबको नहीं लगता मारू इतना अच्छा दिखता है? उसे तो कोई सेलिब्रिटी होना चाहिए था। और तभी बॉस उन तीनों के ऊपर से नीचे उतर जाता है। तुम तीनों कब से इतनी बातें कर रहे थे? वैसे तुम सही बोल रहे थे चीफ बेक। बाकी चीफ में सबसे बेस्ट है और मुझे नहीं लगता कोई दूसरा वर्कर उससे अच्छा हो सकता है। पर तुम सब मेरे मारू के बारे में ऐसे कैसे बात कर रहे थे? और बॉस को गुस्से में देखकर वो तीनों डर जाते हैं। पर उतने में बॉस फिर से बोलता है, तुम तीनों को नहीं लगता मैनेजर मारू के बारे में तुम्हें अच्छे से बात करनी चाहिए? पर तभी बॉस की बात सुनकर एक वर्कर बोलता है, बॉस आप क्या बोल रहे हैं? मारू तो अभी बस 23 साल का है, उससे आप मैनेजर कैसे बना सकते हैं? उतने में बॉस बोलता है, तुम सब बोल रहे थे बेक को कोई नहीं हरा सकता, और तुम सबको मारू के बारे में कुछ नहीं पता है। और तभी दूसरे साइड हमें बेक दिखता है जिसके बॉडी के हर जॉइंट से खून निकाल रहा है। और तभी वो नीचे गिर जाता है और वो एमसी की तरफ देखता है जो उसका ही हथौड़ा उठाता है। तब जाके बेक को समझता है कि एमसी ऐसे ही कहीं पर अटैक नहीं कर रहा था और वो हर बार बेक के नसों पर अटैक कर रहा था। पर बेक को तो लग रहा था कि वो एमसी के साथ खेल रहा है, पर एमसी ही उससे खेल रहा था। और उतने में एमसी उसके माथे पर टूटी हुई नाइफ रखकर बेक के हथौड़े से बेक को खत्म कर देता है। और तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक कंपनी दिखती है जिसे बाहर वही कार है जो एमसी के घर के बाहर थी। तभी एमसी उस कार से निकल के उस कंपनी के पास जाता है और उस फैक्ट्री का दरवाजा ओपन करता है और अंदर चला जाता है। और जैसे ही एमसी उस फैक्ट्री में जाता है, वहां पर खड़े सब लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं। कांग्रेट्स मारू, तुम मैनेजर बन गए, बॉस ने तुम्हें मैनेजर बना दिया है। पर एमसी उन सब पर ध्यान नहीं देता और उनके तरफ बेक और ली की आईडी फेंकता है। पहले तो उन्हें समझता नहीं कि मारू ने उनके तरफ क्या फेंका है, पर जैसे ही वो देखते हैं कि एमसी ने जो फेंका है वो आईडी है बेक एंड ली की और उन पर खून भी लगा हुआ है, और वो सब समझ जाते हैं कि एमसी ने उन दोनों को मार दिया है। और वो सब गुस्से में अपने वेपन निकाल लेते हैं। पर तभी एमसी पीछे घूम जाता है और उस फैक्ट्री का दरवाजा बंद कर लेता है। आज तुम सब सुअरों को मैं मारने वाला हूं, तो पहले कौन मरने चाहता है? तभी हमें बॉस दिखता है
जो आपने कुल्हाड़ी के साथ एक सीट पर बैठा हुआ है। देखो मारू यहां आ गया और वो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। उतने में हमें मारू दिखता है जो उन सब से अकेले ही फाइट कर रहा है, जहां पर वो एक एक करके उन्हें मार रहा है और उसके आंखों में बस गुस्सा नजर आ रहा है और देखकर लगता है कि आज वो इन सबको यही खत्म करने वाला है। पर एमसी को ऐसे देखकर भी बॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता और तभी कुछ और लोग एमसी को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ते हैं। पर एमसी उन सबको भी बड़े आसानी से मार देता है और उतने में एमसी को देखकर बॉस बोलता है, यह सब ठीक नहीं हो रहा है, अब मुझे नहीं कुछ करना पड़ेगा। और बॉस आपने जगह से उठ जाता है और आपने पॉकेट से कुछ निकालता है और फिर बॉस नाचने लगता है। मारू तुम ये कर सकते हो, तुम इन सबको मार सकते हो मारू, ऐसे ही करते रहो। बॉस को ऐसा करता देख बाकी सब शॉक हो जाते हैं, पर फिर भी वो एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर दूसरे साइड एमसी बेक का हथौड़ा इस्तेमाल करने लगता है, जो देखकर एक इंसान बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो चीफ बेक का हथौड़ा है, सब लोग इसे छोड़ना मत, इसे मार दो, आज हम इसे चीफ बेक को ऑफर कर देंगे। और फिर वो सब एमसी पर अटैक करने लगते, पर एमसी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और वो उनमें से एक के गर्दन में नाइफ घुसा देता है। पर तभी कुछ लोग एमसी के साइड से उस पर अटैक करने ही वाले थे कि एमसी उस इंसान को पकड़ के उसे शील्ड के जैसा यूज करता है। ये देखकर एक बंदा सबको रुकने बोलता है, अबे मारू, तू मैनेजर हो को शील्ड के जैसे कैसे यूज कर सकता है? और वो अकेले ही एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उन सबको मार देता है और अब ऑलमोस्ट एमसी ने उनमें बहुत लोगों को मार दिया है। और अब एमसी को देखकर वो सब डर गए, क्योंकि मारू को इतने सारे लोग मिलकर भी हरा नहीं पाए। पर उतने में मारू उनके पास आने लगता है, जिससे वो लोग और डर जाते हैं। पर तभी एमसी के साइड से आवाज आती है, मारू मैंने तुम्हें बताया था ना। पर वो इंसान कुछ बोले इससे पहले ही एमसी उस पर बेक के हथौड़े से अटैक करता है। पर उस इंसान की आवाज फिर से आती है, ये क्या मारू? और हमें दिखता है कि वो इंसान कोई और नहीं, बॉस है और उन्होंने आपने एक हाथ से बेक के हथौड़े को पकड़ा है। और उतने में वो एमसी को देखकर हंसने लगता है और बेक के हथौड़े को बस आपने एक हाथ से तोड़ देता है। तो मारू तुमने अभी इतने लोगों को मारा, वो तुम्हें कैसे लगे? वो तुम्हें सुअर जैसे ही लग रहे थे या कुछ और? और तभी बॉस साइड में पड़ा केक उठा के एमसी के मुंह में डाल देता है। मुझे लगा ही था एक दिन तुम ऐसा कुछ करोगे, क्योंकि तुम और मैं एक जैसे हैं मारू। अब तुम्हारा हो गया होगा तो चलो अंदर चलते हैं मारू, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है। पर एमसी बॉस के बातों पर ध्यान नहीं देता और गुस्से में पूछता है, मेरी सिस्टर कहां पर है? पर उतने में एमसी के पीछे हमें वो लड़की दिखती है जो उसे सिस्टर के साथ थी। वो केक को देखकर रोने लगती है। इस प्यारे से केक को तुम लोगों में से किसने खराब कर दिया? कौन था वो? तभी वहां पर पड़ा एक वर्कर बॉस का नाम ले ही रहा था कि उतने में बॉस उसके फेस पर पैर रखकर एमसी की तरफ इशारा करता है। ये उसने किया है। कुछ टाइम तक एमसी को समझता नहीं कि ये क्या हो रहा है, पर अगले ही पल उसके साइड से एक बुलेट जाती है और तभी वो लड़की बोलती है, तुम इतने अच्छे केक को वेस्ट कैसे कर सकते हो? और वो एमसी पर फिर से फायर करती है, पर एमसी उसके हाथ में बंदूक देखकर छुप जाता है और वो सोचता है कि उसे कुछ भी करके उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, जिससे वो उसे मार सकता है। पर वो लड़की ऐसा करने नहीं देगी। पर हमें दिखता है कि वो लड़की खुद एमसी के पास आ जाती है। उसे अपने पास देखकर एमसी शॉक हो जाता है, अरे इसके पास बंदूक है तो ये मेरे इतने क्लोज क्यों आ रही है? पर दूसरे साइड वो लड़की एमसी पर फायर करने ही वाली थी, पर एमसी कैसे तो उसके शॉट की डायरेक्शन चेंज कर लेता है और एमसी उसे खत्म करने के लिए उस पर अटैक करने ही वाला होता है। एमसी कुछ कर सके इससे पहले ही वो लड़की एमसी को किक मारती है जो सीधा उसके फेस पर लगती है, पर वो यहीं पर नहीं रुकती और एमसी को बिना कोई वेपन यूज किए मारने लगती है। और इस सब से एमसी बहुत कंफ्यूज हो गया है। अरे इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है?
कुछ टाइम पहले तो ये बंदूक यूज कर रही थी और अभी मुझसे फाइट कर रही है। पर दूसरे साइड वो लड़की एमसी को मारे ही जा रही है, ये उस केक के लिए जिसे तुमने खराब कर दिया। उतने में हमें बॉस दिखता है। मारू, ध्यान रखना, वो लड़की बहुत ही डेंजरस है। तभी दूसरे साइड हमें दिखता है कि उस लड़की ने एमसी को लॉक कर लिया है और अब उसकी बंदूक एमसी के ठीक फेस के सामने है। पर उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक होटल में बहुत सारे लोग मरे पड़े दिखते हैं। पर वही उन सबको मार के वो लड़की बड़े आराम से खाना खा रही है। तभी वहां पर बॉस आ जाता है। मुझसे पहले किसने सबको मार दिया? पर उस लड़की वो वहां पर देखकर बॉस शॉक हो जाता है। क्या इस लड़की ने इन सबको मारा है? पर वो लड़की बॉस पर ध्यान नहीं देती और आपने खाना खाती रहती है। पर बॉस को वो अच्छी लगती है और इसीलिए बॉस उसे ड्रिंक ऑफर करता है और वो लड़की भी ड्रिंक देखते ही उसे ओपन करके पीने लगती है। और तभी बॉस उसके पास बैठकर बोलता है, अरे तुम इतना ज्यादा खा रही हो, ऐसे तो तुम YouTube पे खाने वाली वीडियो बना सकती हो। पर उस लड़की को बॉस की बातें समझती नहीं। उतने में बॉस उसे अपने फोन पर एक वीडियो दिखता है जिसमें एक यूट्यूबर बहुत सारा खाना खा रहा है। देखा तुमने, अगर तुम ऐसे वीडियो बनाओ तो तुम फेमस हो सकती हो और इससे बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। और ये सब सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है। क्या सच में मुझे खाना खाने के लिए पैसे मिल सकते हैं? पर तभी बॉस उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसे ज्वाइन करती है तो वो जितना चाहे उतना रोज खा सकती है। और ये सुनते ही वो बिना कुछ सोचे बॉस के टीम को ज्वाइन कर लेती है और वो वहां से जाने लगती है। पर वो वादा करती है कि वो फिर से उसके पास आएगी और बॉस भी उसे जब वो आएगी तब उसके लिए आइसक्रीम लाने बोलता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखता है जहां पर बॉस के न्यूज देख रहा होता है जिसमें एक ब्लास्ट के बारे में लिखा हुआ है। और उतने बॉस आपने सामने खड़ी लड़की से पूछता है, क्या ये सब तुमने किया है? वो सब छोड़ो, तुम जो आइसक्रीम खा रही हो उनमें से एक मेरे लिए थी ना? पर वो लड़की ये सुनते ही दोनों आइसक्रीम खा जाती है। उस लड़की का नाम किम यांग है और अभी प्रेजेंट में यांग ने एमसी को अपने लॉक में पकड़ रखा है और उसके ऊपर बंदूक तान रखी है। पर यांग फायर करे इससे पहले ही एमसी अपने नाइफ से उसके बंदूक को मोड़ देता है और फिर यांग पर अटैक करता है। पर यांग एमसी से दूर हो जाती है जिससे वो मारू के अटैक से बच जाती है और वो फिर एमसी को किक मारती है जो ठीक फिर से उसके फेस पे लगती है और फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी हमें साइड में पड़ा एक फोन दिखता है जिस पर एक कॉल आता है और एक वर्कर उस फोन को उठा लेता है। क्या हो गया डार्लिंग? पापा तुमसे अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि पापा अभी एक काम में है। पर वो आगे कुछ बोले इससे पहले ही एमसी उसके पास से गुजरता है और वो वर्कर जैसे तैसे बच जाता है। पर उतने में उस वर्कर के दोस्त उसे आवाज देते हैं, सर यहां पर आके बैठो। उन्हें देखकर वो वर्कर उनके पास आ जाता है पर तभी उन तीनों के ऊपर आके बॉस बैठ जाता है। तुम तीनों को दिख रहा है मारू और यांग के लेवल में अभी बहुत फर्क है पर उनकी फाइट मजेदार हो रही है। उतने में एक वर्कर बॉस से पूछता है, सर आपको क्या लगता है उन दोनों में से कौन जीत सकता है? फाइट देखकर तो मुझे लगता है सिस्टर किम यांग ही जीतने वाली है ना? उस वर्कर की बात सुनकर बॉस हंसने लगता है, तुम सही बोल रहे हो, यांग की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है और मैंने उसके जैसे लड़की को आज तक नहीं देखा है। बॉस की बातें सुनते ही वो वर्कर अपने आप में बोलने लगते हैं, तुमने देखा सिस्टर यांग ही जीतेगी। अरे मुझे स्टार्ट से पता था कि वही जीतने वाली है। पर उतने बॉस फिर से बोलता है, तुम सबको पता है किम यांग एक परफेक्ट ह्यूमन है पर वो यहां तक ट्रेनिंग से पहुंची है। पर मारू वो तो स्टार्ट से ही एक मॉन्स्टर है। जब शुरुआत में वो मेरे पास आया था तब मुझे लगा था कि वो कोई पागल है और इसीलिए मैंने उसे कुछ हार्ड तकनीक सिखाने के बारे में सोचा। ऐसी तकनीक जो किसी को सीखनी हो तो कम से कम 1 साल लग जाए।
पर मारू ने वो तकनीक एक बार में ही सीख ली और कुछ ही मंथ में वो उस तकनीक को परफेक्टली सीख गया। और इसी वजह से मैंने मारू को टेस्ट करने के लिए उसे और बहुत कुछ सिखाया। एक बार मैंने उस पर एक सांड छोड़ दिया था जिसे कोई भी चूतिया कट नहीं कर सकता था, पर मारू ने उस सांड को बस कुछ ही टाइम में मार दिया। और उस पल मुझे समझ गया कि मारू के परफेक्ट बुचर है। और अभी प्रेजेंट में मारू यांग के हाथ पर अटैक करके उसकी बंदूक दूर कर देता है, पर यांग अपने पॉकेट से एक नाइफ निकाल लेती है और फिर वो दोनों नाइफ से फाइट करने लगते हैं, जहां पर एमसी भी अब उसके लेवल पर फाइट कर रहा है। और उसे ऐसा करता देख यांग शॉक हो जाती है, क्या अभी अभी इस लड़के ने मुझे कॉपी किया? और वो दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक करने लगते हैं, जहां पर फाइट देखकर कोई भी बता सकता है कि यांग के पास एक्सपीरियंस है, पर मारू धीरे धीरे करके उस एक्सपीरियंस को कवर कर रहा है। और अब ये फाइट वही जीतेगा जो पहले आपने स्किल को अच्छे से यूज कर सकता है। पर वही दूसरे साइड बॉस आपने जगह पर खड़ा हो जाता है और वो जंप मार के एमसी और यांग के फाइट के बीच में आ जाता है। उसे ऐसा करता देख यांग और एमसी दोनों शॉक हो जाते हैं, यहां तक कि वो तीनों वर्कर भी शॉक हो जाते हैं, पर बॉस उन सब पर ध्यान नहीं देता। मारू बहुत हुआ, चलो अब तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। पर उतने यांग पीछे से चिल्लाती है, बॉस आप ये क्या कर रहे हो? क्या आप इस चूतिया को हमारे टीम में लेने वाले हैं? पर वो कुछ आगे बोले इससे पहले ही बॉस एक कार्ड निकालता है, ले लो इस कार्ड से तुम एक 5 स्टार होटल में जितना चाहे उतना खाना खा सकती हो। और फिर बॉस वो कार्ड फेंक देता है और उस कार्ड को पकड़ने के चक्कर में यांग एमसी के बारे में भूल जाती है और उस फैक्ट्री से चली जाती है। और जैसे ही वो वहां से जाती है, बॉस एमसी की तरफ देखकर बोलता है, तो क्यों ना मारू अब हम स्टार्ट करें। पर एमसी बिना अपने टाइम वेस्ट किए बॉस पर अटैक करता है, मेरी सिस्टर कहां पर है? पर बॉस एमसी का अटैक बड़े ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है और बस ब्लॉक नहीं करता तो वो एमसी को पीछे दूर फेंक देता है। मारू तुम बस मुझसे यही जानना चाहते हो। एमसी बॉस की पावर देखकर शॉक हो जाता है, पर उतने में बॉस अपने वेपन से एमसी पर अटैक करता है। मारू अगर तुम मुझसे तुम्हारे सवालों के आंसर चाहते हो तो आपने पूरे ताकत के साथ मुझसे फाइट करो। एमसी बॉस का अटैक देखकर शॉक हो जाता है, उससे कुछ टाइम के लिए लगता है जैसे उस अटैक से वो वही मर जाएगा। पर तभी बॉस बोलता है, अगर तुम सीरियसली फाइट नहीं करोगे तो तुम सच में मर सकते हो मारू। पर उतने में सीन शिफ्ट होता है और एमसी दिखता है जब वो 21 साल का था और ऐसे ही एक दिन उसके फादर की डेथ हो गई और वो फैमिली का हेड बन गया। और उस दिन के बाद उसे पैसे कमाने की बहुत जरूरत थी और तब उसके पास बस एक ही चॉइस थी और वो थी एक बुचर बनने की। पर एमसी को इस जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि बॉस होंग एमसी को अपने बेटे जैसा ही ट्रीट करते थे, एटलीस्ट उसे ऐसा लगा था। पर बॉस ने जो उसके मदर के साथ किया वो कोई इंसान अपने बेटे के साथ नहीं कर सकता। तभी सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है जहां पर एमसी जोर से चिल्लाता है, ऐसा आप मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? और एमसी बॉस पर अटैक करता है, पर बॉस उसका अटैक बड़े आसानी से ब्लॉक कर लेता है। मारू तुम भूल गए, मैंने तुमसे कहा था कि इससे फर्क नहीं पड़ता तुम एक सुअर को मार रहे हो या इंसान को, बस उन्हें मारते वक्त अपनी मूवमेंट शार्प रखना, नहीं तो तुम उन्हें मार नहीं सकते। उतने में एमसी बॉस पर अटैक करने ही वाला था, पर बॉस बस आपने एक उंगली के फ्लिक से मारू को फोरहेड पर मारता है। इससे एमसी थोड़ा पीछे तो हो जाता है, पर वो सोचने लगता है, मैं बॉस से ऐसे नहीं जीत सकता, पर क्या मैं बॉस को सीनियर के जैसे धीरे धीरे कट करके मार सकता हूं? या फिर ली जैसे उन्हें भी मैं एक अटैक में मार दूं? नहीं, ये सब वर्क नहीं करेगा। अगर मैं गलत मूव करता हूं तो बॉस मुझे एक ही अटैक में मार देंगे। एमसी ये सब सोच ही रहा था कि तभी बॉस एमसी के पास आ जाते हैं। मारू तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतना टाइम है सोचने के लिए?
एमसी बॉस से जैसे तैसे दूर तो चला जाता है, पर अगले ही पल बॉस उससे अपने वेपन के दूसरे साइड से मारते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुम ध्यान नहीं देते हो तो मर भी सकते हो। पर तभी एमसी बॉस के वेपन का हैंडल पकड़ लेता है, पर बॉस बस आपने एक ही हाथ से वेपन के साथ एमसी को ऊपर उठा लेता है। मारू, क्या तुम सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम भूल गए? अभी तक मैंने जो तुम्हें सिखाया है वही तुम कर रहे हो, और ऐसे तुम मुझे हरा नहीं सकते। पर फिर भी एमसी बॉस क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देता और उन पर अटैक करता है। पर बॉस को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और वो तो कब से बस एमसी के साथ खेल रहा है। उतने में साइड में बैठे तीनों वर्कर बोलते हैं, तुमने दिखा मारू बॉस को हरा नहीं सकता, और वैसे भी बॉस सबसे ताकतवर इंसान है। उतने में उनमें से एक बोलता है, तुम दोनों समझ नहीं रहे हो, वो सच में एक मॉन्स्टर है। उन दोनों को लगता है वो बॉस के बारे में बोल रहा है, पर तभी वो बोलता है, मैं बॉस हॉन्ग के बारे में नहीं बोल, मैं उस बच्चे सी बॉस हॉन्ग मॉन्स्टर है। पर वो लड़का जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है वो जल्दी ही उस मॉन्स्टर को भी मार सकता है। वही दूसरे साइड हमें दिखता है कि बॉस एमसी के अटैक अभी भी आसानी से ब्लॉक कर रहा है। मारू, तुम सच में ग्रो कर रहे हो, और ट्राई करो और अच्छे से अटैक करो। पर उतने में बॉस एमसी पर अटैक करता है। एमसी जैसे तैसे बॉस का अटैक ब्लॉक कर लेता है, पर तभी बॉस बोलता है, तुम्हें पता है इस फाइट में किस बात की कमी है? तुम्हारा वेट मारू, तुम्हारा वेट बहुत कम है मुझसे, और देखो तो तुम अब सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। तुम्हें सच में लगता है ऐसे तुम मुझे मार सकते हो? और तभी बॉस फिर से एमसी पर अटैक करता है। एमसी उस अटैक को डोज कर लेता है। जहां पर वो अटैक लगता है वहां का फ्लोर टूट जाता है। मारू, तुम्हारी नाइफ तो टूट गई, अब तुम क्या करोगे? ये सुनते ही एमसी पीछे देखता है, जहां पर वो सब वर्कर पड़े हैं जिन्हें अभी अभी एमसी ने मारा था। उतने में वो उनकी नाइफ लेने के लिए भागता है। उसे ऐसा करता देख बॉस उसके तरफ एक बेंच फेंकता है और एमसी की तरफ भागने लगता है। पर एमसी भी मौका देखकर बॉस पर अटैक करता है, पर बॉस हॉन्ग उसका अटैक डोज कर लेता है और नीचे बैठकर मारू के शूज की लेस बनाने लगता है। अरे मारू, ये ओपन है, ऐसे तुम फाइट कैसे कर सकते हो? पर दूसरे ही पल बॉस एमसी का एक पैर पकड़ के उसे हवा में फेंक देता है और अपने वेपन से एमसी को हिट करता है, जैसे कि एमसी कोई बॉल है। उस अटैक से एमसी दूर जाके एक दीवार से टकरा जाता है, पर बॉस उसके पास आ जाते हैं। तुम्हें पता भी है, तुमने जिस फैक्ट्री को जापान में जलाया उसमें जो ड्रग्स थे उनकी कॉस्ट 300 बिलियन थी, और तुमने उन पैसों को आग लगा दी। तुम्हारे वजह से मुझे सब चूतिया याकुजा को हैंडल करना पड़ा, पर इस सब के बदले में मुझे क्या मिल रहा है? और तुमने जो किया उसके लिए तो अभी तक तुम्हें मार देना चाहिए था। पर देखो तो तुम्हें पनिश करने के लिए बस तुम्हारे मदर को ड्रग्स की लत लगा दी, और कुछ नहीं। पर मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे एबिलिटी से हम और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो क्यों ना मारू, तुम मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो तुम कम से कम 300 बिलियन से भी ज्यादा कमा पाओगे। अभी तुम रेस्ट कर सकते हो, पर एक बार जब तुम ठीक हो जाओगे तुम और मैं साथ में काम करेंगे। तभी वहां पर पड़े पड़े एमसी बोलता है, क्यों बॉस होंग, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप सीधे सीधे मुझसे बोलते तो मैं आपको ज्वाइन कर लेता, पर आपने ऐसा क्यों किया? उतने में बॉस होंग बोलता है, सिंपल है मारू, ऐसे मुझे बहुत मजा आया। बॉस की बातें सुनकर 2 मिनट के लिए एमसी कुछ नहीं, पर फिर एमसी जोर जोर से हंसने लगता है। उसे देखकर बॉस फिर से बोलता है, देखा तुम्हें भी इस सब में मजा आया ना मारू? पर उतने में एमसी वहां से उठने लगता है। तुझे मैं मेरे फादर के जैसा समझता था, पर तूने तो बस मजे के लिए मेरे फैन मिली की ये हालत कर दी। पर सही है, तू इंसान थोड़ी है होंग, तू तो एक सुअर है जैसे मैं आज काटने वाला हूं। पर मारू की बातें सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है। क्या मारू, तूने अभी अभी मुझे सुअर कहा?
अगर तू मुझे मार सकता है तो आ, मुझे मार देखते हैं कौन सुअर है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वर्कर दिखता है जो आपने ब्लड से एक नोट लिख रहा है। आपने फेयर एमिली के लिए। उसे ऐसा करता देख बाकी दोनों को समझ नहीं रहा है कि वो क्या लिख रहा है। उतने में वो उन दोनों को बताता है कि वो अपनी विल लिख रहा है और उन दोनों को अभी ऐसी विल लिख लेने चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने बॉस हॉर्न को फाइट करते देखा है वो कभी जिंदा नहीं बचा। आज हम सब मरने वाले हैं। वही दूसरे साइड, बॉस एमसी पर सीरियसली अटैक करता है, पर एमसी उनका अटैक डोज कर लेता है। पर बॉस हॉर्न बिना रुके और अटैक करता है। मारू, तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है? तुम ऐसे चूतिया जैसे फाइट क्यों कर रहे हो? पर उतने में एमसी बॉस का वेपन पकड़ लेता है और बॉस पर अटैक करता है। तो मारू, कब से तुम इस टीम का वेट कर रहे थे? बहुत बढ़िया। पर एमसी का अटैक बॉस तक पहुंचता नहीं। पर तभी एमसी अपने हाथ से नाइफ को आगे फेंकता है, जिससे वो बॉस के फेस को कट कर देता है। और ये अटैक देखकर साइड के खड़े तीनों वर्कर शॉक हो जाते हैं। क्या उसने बॉस होंग पर अटैक किया अभी अभी? वही एमसी अटैक देखकर बॉस होंग भी शॉक हो जाते हैं। पर उतने में एमसी फिर से बॉस की तरफ आता है उन पर अटैक करने के लिए, पर बॉस उसे के किक मार के दूर फेंक देते हैं। मारू, मैं कब से तुम्हारे साथ अच्छे से खेल रहा हूं और दूसरे टाइम तुम हो कि जो मुझे मारना चाहता है। मुझे लगा कब से तुम ऐसे ही बातें कर रहे हो, पर तुम तो सच में मुझे मारना चाहते हो। और अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो सच में फाइट करते हैं। देखते हैं तुम क्या क्या कर सकते हो। तभी बॉस होंगे आपने पूरे ताकत के साथ एमसी पर अटैक करने ही वाला था कि एमसी एक हथौड़ा इस्तेमाल करके बॉस के वेपन पर अटैक करता है। उस अटैक से बॉस की कुल्हाड़ी टूट जाती है कि उस वेपन की ऐसी हालत देखकर बॉस शॉक हो जाता है। पर एमसी वहीं नहीं रुकता और उस हथौड़े से बॉस पर बहुत सारे अटैक करता है। वही उनकी फाइट देखकर एक वर्कर शॉक हो जाता है। क्या मारू बैक की तकनीक यूज कर रहा है? तभी एमसी ली की तकनीक यूज करने लगता है, जिससे वो बॉस को नाइफ से मारने लगता है। पर उसके अगले ही पल एमसी किम की तकनीक यूज ही करता है। बॉस पर अटैक करने के लिए एमसी को ऐसा करता देख वो वर्कर शॉक हो जाता है। वो ऐसा कैसे कर रहा है? उसने तो बस एक ही बार वो अटैक देखे है हुए। क्या उसने उन्हें इतने जल्दी कॉपी कर लिया? ऐसे तो वो सच में बॉस होंग को मार देगा। पर उसी वक्त बॉस होंग एमसी को पकड़ लेता है। तो मारू, सच में तुम मुझे एक सुअर ही समझते हो? अगर ऐसा है तो मैंने भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगा। और फिर बॉस होंग एमसी को बहुत मारने लगता है और एमसी कुछ नहीं कर पाता। उतने में बॉस आपने टूटा हुआ वेपन उठा लेता है। मारू, अब तक मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था और इसीलिए मैं मेरी फुल पावर यूज नहीं कर रहा था। पर अगर तुम यही चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मारू, मैं सच में तुम्हें मारना नहीं चाहता था। पर वही दूसरे साइड एमसी सोचने लगता है, क्या मैं मरने वाला हूं? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? नहीं, मैं ऐसे ही नहीं मर सकता। पर अगर मैं बॉस होंग को मारना चाहता हूं तो मुझे इस सब के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। मुझे मेरे लाइफ का भी त्याग करना पड़ेगा। तभी मैं इस मॉन्स्टर होंग को मार सकता हूं। और तभी एमसी मरने के लिए और मारने के लिए रेडी होकर बॉस होंग पर अटैक करता है। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते लास्ट टाइम हमें देखा था कि एमसी बॉस को मारने के लिए अब खुद की लाइफ भी दांव पर लगा चुका है और उतने में एमसी बॉस होंग पर अटैक करता है। पर तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है। बॉस, क्या मरना चाहते हो क्या? आपने मुझे ये बंद पड़ा कार्ड क्यों दिया? आज मैं आपको मार दूंगी। पर अगले ही पल वो शॉक हो जाती है। पर उतने उसे देखकर बॉस होंग बोलते हैं, अरे उसके लिए मुझे माफ कर देना। अब एक बात सुनो, हमारे ऑफिस में एक तिजोरी रखी है, उसमें तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उसमें आधा पैसा तुम्हारा है और बाकी सब मारू का। और बस इतना बोलकर बॉस होंग नीचे गिर जाते हैं और उनके बॉडी से खून निकलने लगता है। पर मारू अभी भी
वहां पर अपनी नाइफ लिए खड़ा है। उतने में रोने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉस होंग का पास्ट दिखता है, जहां पर बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं और उनके बीच में बैठकर यंग होन खाना खा रहा है। एक्चुअली में बॉस होंग जिस जगह पर थे वो सुअर खाना था, और वहां पर सुअर के जगह सब लोगों को रखा जाता था। वहां पर फिर उन्हें बहुत टाइम तक खाना नहीं दिया जाता था, और जब उन्हें खाना दिया भी जाता था तब उन्हें उस खाने के लिए आपस में लड़ाई करनी पड़ती थी, और उन सबको ऐसा करता देख बाकी लोगों को मजा आता था, और ऐसा वो बार बार करते थे। और जो बच्चा इस सब में बच जाता था उसे वो मिशन पर भेजा करते थे जहां थी, पर उन बच्चों को बाहर जाके गैंगस्टर्स या किसी साइको को मारना पड़ता था। पर इस हेल में भी बॉस होंग कैसे तो करके हर बार बच जाते थे। पर चाहे जो हो, बॉस होंग भी वहां पर एक सुअर ही थे, और उन्हें एक सुअर जैसे ही जीना पड़ता था। इस हेल से बहुत बार बॉस होंग को ऐसे ऐसे मिशंस पर भेजा जाता था जहां से वो रिटर्न नहीं आने चाहिए थे, पर वो हर बार आपने मौत बच जाते थे। और ऐसे ही बॉस होंग और बड़े होते गए, और एक दिन ऐसे ही जब वो एक मिशन से रिटर्न आए तब रोज की तरह उनके बॉस ने उन्हें मारना स्टार्ट किया। पर उस टाइम होंग ने कुछ और देखा। उसका बॉस, जो किसी ने नहीं डरता था, वो एक औरत से माफी मांग रहा था। वो औरत उसकी बॉस थी, जो होंग के बॉस को ह्यूमन नहीं एक सुअर ही समझती थी। और उसी पल होंग को भी ये समझ गया कि अगर उसे ह्यूमन बनना है तो उसे बाकी सुअर को मारना पड़ेगा, जिसे वो ह्यूमन नहीं ही सही सुअरों का बादशाह तो बन सकता है। और अगले ही पल बॉस होंग उसके बॉस को मार देते हैं, और फिर बॉस होंग उसकी जगह ले लेते हैं, और इस तरह बॉस होंग बने नए किंग। और इसके बाद बॉस होंग यांग और एमसी से मिले, और उनके साथ टाइम बिताते बिताते बॉस होंग को लगने लगा कि वो भी एक ह्यूमन के जैसे जी सकते हैं। पर एक दिन फिर से उस लेडी बॉस का कॉल बॉस होंग को आता, जहां पर वो बॉस होंग को एमसी को मारने का ऑर्डर देती है। ये ऑर्डर बॉस होंग फॉलो नहीं करना चाहते थे, पर वो लेडी बॉस होंग को कोई और चॉइस नहीं देती, और बॉस को एक बार फिर से समझ जाता है कि वो अभी भी एक सुअर ही है। पर फिर भी बॉस होंग एमसी को बचाना चाहते थे, और इसके लिए वो मारू को अंडरवर्ल्ड में लाना चाहते थे, जिससे मारू की स्किल देखकर वो बॉस लेडी अपना माइंड चेंज कर दे। पर उल्टा इस सब के वजह से मारू भी बॉस को एक सुअर समझने लगा, और मारू के मुंह से ऐसा कुछ सुनकर बॉस खुद को कंट्रोल नहीं कर सके, और वो मारू को सच में मारना चाहते थे। पर वो ऐसा कैसे कर सकते थे, क्योंकि मारू एक अकेला ऐसा इंसान था जिसे वो प्यार करते थे। और इसीलिए बॉस होंग मारू के खिलाफ रेसिस्ट नहीं करते, और मारू उन्हें मार देता है। पर जाते जाते बॉस होंग बोलते हैं, तो मारू, अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं ह्यूमन हूं या नहीं? जो भी हो, पर मारू, तुम जरूर एक ह्यूमन के जैसे ही जीना, मेरे जैसे सुअर मत बन जाना। और इस तरह एक सुअर की कहानी खत्म हो गई। एक सुअर जो एक ह्यूमन के जैसे मरा। तभी हमें कुछ टाइम बाद सीन दिखता है जहां पर बॉस होंग के लाश के पास एक इंसान आके बोलता है, इस सुअर को मैं मारना चाहता था। उस इंसान का नाम है डायरेक्टर चोई किजुंग, और वो भी वर्ल्ड ग्रुप का हिस्सा है। और उतने में बॉस होंगी एक आंख निकाल लेता है। याद है ना, तुमने भी मेरी आंख ऐसे ही मुझसे ले ली थी। और फिर वो आपने बॉस को कॉल करता है, चेयरमैन, मैंने अभी अभी कंफर्म किया है, होंग मर गया है, और उसके पास जो तिजोरी थी वो भी गायब है। पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिसने ये किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी हमें दूसरे साइड एमसी दिखता है, जो एक कार में बाकी वर्कर्स के साथ कहीं तो जा रहा है, और उनके साथ वो तिजोरी भी है। उतने में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखता है, जहां पर बॉस होंग को मारने के बाद एमसी यांग को देखकर बोलता है, अगर तुम मुझ पर अटैक करने वाली हो तो आगे बढ़ो। पर एमसी को देखकर यांग पूरी शॉक हो गई है, और उसे समझ नहीं रहा है कि एमसी इतने कम टाइम में इतना पावरफुल कैसे बन गया।
और यांग की पूरी बॉडी उसे बता रही है कि अगर वो इस इंसान से फाइट करती है तो वो मर जाएंगे। तभी योंग आपने दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर करती है, पर एमसी को लगता है उसे बिना फाइट करे आसानी से मरना है। पर उतने में उन दोनों के बीच में वो 3 वर्कर आ जाते हैं। हम सबको अब आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। अब तो बॉस होंग भी नहीं है, तो अब फाइट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। और हमारे पीछे और भी लोग पड़े हैं। हम सबको साथ में काम करके उन्हें हैंडल करना चाहिए। प्लीज मारो, योंग को मत मारो। उनकी बात सुनकर एमसी शांत हो जाता है और बोलता है, अगर तुम सब मरना नहीं चाहते हो तो बताओ मेरी सिस्टर कहां पर है। एमसी का सवाल सुनकर वो सब यांग की तरफ देखते हैं, क्योंकि एमसी की सिस्टर यांग के ही साथ थी। तभी यांग सोचने लगती है। उतने में उसे याद आता है कि वो दोनों साथ में एक होटल में गए थे, पर उनके पास पैसे नहीं थे। तो यांग पैसे लाने के लिए वापस आई और एमसी के सिस्टर को वही होटल में अकेला छोड़ दिया। पर जब वो वापस आए तो उसे खराब केक देखकर बहुत गुस्सा आया और वो एमसी से फाइट करने लगी। और वो एमसी के सिस्टर के बारे में तो भूल ही गई, और इसीलिए अब यांग को हेलीकॉप्टर से कूदना पड़ रहा है, क्योंकि उसे अब एमसी से मिशन मिला है उसके सिस्टर को रिटर्न सेफ लाने का। पर यांग इतने ऊंचाई से जंप नहीं करना चाहती। पर तभी एमसी उसके तरफ गुस्से में देखता है और उसे ऐसा देखकर यांग जंप करती है। पर तभी दूसरी तरफ एमसी सोचने लगता है, जब तक वो मेरे सिस्टर को लाती है तब तक हमें जाके मेरे मदर को हॉस्पिटल से लाना होगा। मुझे जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड ग्रुप वाले भी मेरे फैमिली के पीछे पड़े हैं। उतने में हमें वो डिटेक्टिव दिखता है जो एमसी के घर पर प्रूफ के लिए सर्च कर रहा है। तभी वहां पर उसका जूनियर आता है। सर, ये मारू के घर की ऐसी हालत, आपको क्या लगता है यहां पर क्या हुआ होगा? पर डिटेक्टिव उसके जूनियर के सवालों का जवाब नहीं देता और उसे आपने साथ जहां पर एमसी की मदर है उस हॉस्पिटल में चलने बोलता है। तभी हमें दूसरी साइड एमसी दिखता है जो हॉस्पिटल में पहुंच गया है, पर हॉस्पिटल में उसकी मदर नहीं है। पर वहां की नर्स बताती है कि कुछ टाइम पहले कुछ सूट वाले लोग आए थे और वो एमसी के मदर को उनके साथ ले गए हैं। उनके बारे में सुनते ही एमसी भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है, पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है वो शॉक हो जाता है। उतने में दूसरे साइड हमें दिखता है कि डायरेक्टर चोई अब हॉस्पिटल में पहुंच गया है। मुझे नहीं लगा था मैं तुमसे यहां पर मिलूंगा, डिटेक्टिव हान तैसिक। उतने में डायरेक्टर को देखकर ऑफिसर बोलता है, तुम्हारे जैसा इंसान यहां पर क्या कर रहा है? पर डायरेक्टर ऑफिसर पर ध्यान नहीं देता और आगे जाते जाते बोलता है, ऑफिसर मेरा छोड़ो, तुम्हारे साथ जो जूनियर है उसका ख्याल रखो। क्यों तुम्हारे जूनियर ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहते? पर उतने में डायरेक्टर का एक जूनियर उसके पास आता है। सर, एक प्रॉब्लम है, वो मारू की मदर वो इस हॉस्पिटल में नहीं है। पर वो जूनियर आगे कुछ और बोले, इससे पहले डायरेक्टर उसके मुंह में अपनी उंगली डालकर उसे चुप करता है। अबे चूतिया, तुझे दिख नहीं रहा है यहां पर वो डिटेक्टिव भी है? उतने में ऑफिसर बोलता है, अरे कुछ नहीं, और एक बात, मेरे जूनियर्स का मैं देख लूंगा, तुम्हारे जूनियर्स को संभालो, और क्या पता नेक्स्ट टाइम जब हम मिले तब तुम ही इस दुनिया में ना हो। इतना बोलकर ऑफिसर वहां से चला जाता है। डायरेक्टर सोचने लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मारू ने हमसे पहले उसके मदर को यहां से शिफ्ट कर दिया। क्या वो सच में ये सब अकेले कर रहा है या उसे कोई सपोर्ट कर रहा है? तभी कुछ टाइम पहले का सीन दिखता है, जहां पर एक सूट वाला इंसान एमसी से बोलता है, आप मारू हो ना? मैं कब से आपका ही वेट कर रहा था, प्लीज आप मेरे साथ कार में चले, हम बाकी बातें कार में करेंगे। पर उसे देखकर एमसी समझ जाता है, इसी ने उसके मदर और सिस्टर को किडनैप किया है, और एमसी उसे मारने के लिए अपना वेपन निकाल ही रहा था कि उतने में वो सूट वाला इंसान एमसी के मदर को उससे बिना पूछे ले जाने के लिए माफी मांगता है। सर, मुझे माफ करना, पर मैं आपको सब बाद में समझा दूंगा, और आपके लिए हमारी प्रेसिडेंट कार में वेट कर रही है। तभी हमें एक लड़की दिखती है जो बहुत ही खूबसूरत है
और उसका नाम शिम यू यंग है और वो चार्लोटे ग्रुप्स की प्रेसिडेंट है। तभी एमसी उसके पास जाके बोलता है, आप कौन हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मेरी फैमिली कहां पर है। पर उतने में उस कार से वो बाकी वर्कर्स निकलते हैं। उन्हें चार्लोटे के साथ देखकर एमसी और मैनेजर हो शॉक हो जाते हैं। पर उतने वो दोनों बताते हैं कि उन्हें लगा ही था कि वर्ल्ड ग्रुप वाले मारू के मदर और सिस्टर के पीछे पड़े होंगे, तो उन्हें बचाने के लिए उन दोनों ने चार्लोटे से हेल्प मांगी, क्योंकि इस सिचुएशन में चार्लोटे के सिवा उनकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। पर उनकी बातें सुनकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो भी हो उन्होंने उसके फैमिली को शिफ्ट करते वक्त एमसी को कुछ बताया ही नहीं। पर उतने में वो मोटा मारू को एक वीडियो दिखाता है जिसमें पूरे हॉस्पिटल में वर्ल्ड ग्रुप वाले एमसी के मदर को ढूंढ रहे हैं, और अगर चार्लोटे उनकी हेल्प नहीं करती तो आज मारू की मदर वर्ल्ड ग्रुप के कब्जे में होती। ये सब देखकर एमसी फिर थोड़ी देर सोचने लगता है, पर उतने में वो लड़की बोलती है, मिस्टर मारू, आपको नहीं लगता अब आपको हमारे साथ चलना चाहिए? मैं वादा करता तुम्हारी फैमिली मेरे पास सेफ है। उतने में हमें पता चलता है चार्लोटे फैमिली फार्मास्यूटिकल, होटल्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, पेट्रोकेमिकल और फाइनेंस, इन सब पे चार्लोटे फैमिली का कंट्रोल है। और वही दूसरी साइड डिफेंस इंडस्ट्री, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन, इन सब को वर्ल्ड ग्रुप हैंडल करता है। पर ये सब तो बस पब्लिक को दिखाने के लिए, और असलियत में ये दोनों कंपनी एक दूसरे की दुश्मन है और इनके बीच में सालों से ये लड़ाई चल रही है। पर बस एक ही इंसान ने अकेले ही इस लड़ाई को रोक दिया, और इसके साथ ही चार्लोटे कंपनी ये लड़ाई हार गई, और इसके बाद चार्लोटे कंपनी दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग थे जिन्हें लगता था कि उन्हें अब कंपनी वर्ल्ड ग्रुप को दे देनी चाहिए, और आधे लोग इस कंपनी को अभी भी बचाना चाहते थे। तभी ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद एमसी बोलता है, स्टोरी तो अच्छी थी, पर इस सब का मुझसे क्या लेना देना है। उतने वो लड़की बोलती है, डायरेक्टर होंग अब नहीं रहा, पर वर्ल्ड ग्रुप अभी भी बहुत पावर कंट्रोल करती है, और मुझे पता है तुम ही थे जिसने डायरेक्टर होंग को मारा। पर मुझे नहीं लगता तुम तुम्हारे फैमिली को सेफ रखकर वर्ल्ड ग्रुप से भी बच सकते हो। पर अगर हमारी कंपनी मतलब चार्लोटे तुम्हें सपोर्ट करे तो तुम वर्ल्ड ग्रुप से अपने फैमिली को बचा सकते हो, और इसीलिए। पर वो लड़की आगे कुछ बोले इससे पहले उनके कार का एक्सीडेंट होता है, पर कार का ड्राइवर जैसे तैसे कार को कंट्रोल कर लेता है। उतने में हमें एक और कार दिखती है जिसने चार्लोटे के कार पर अटैक किया था। उस कार से कुछ लोग बाहर आते हैं, पर वही दूसरे साइड चार्लोटे के कार में एमसी उसे अपने बॉडी से प्रोटेक्ट कर लेता है, और तभी एमसी बोलता है, ठीक है फिर ये सब उन वर्ल्ड ग्रुप वालों का काम है ना। पर उतने में चार्लोटे बोलती है, मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट उन्होंने किया है। मैंने तुम्हें बताया ना, चार्लोटे अब दो हिस्सों में बंट गई है, तो ये जरूर मेरे भाई के लोग होंगे जिन्हें उसने मुझे मारने भेजा है। तभी हमें उस कार के बाहर बहुत सारे लोग दिखते हैं, और उतने में कार में चार्लोटे एमसी का फेस पकड़ के बोलती है, मिस्टर मारू, मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर तुम मेरे ब्लेड जैसे काम करोगे तो चार्लोटे ग्रुप तुम्हारे फैमिली को सेफ रखेगा। उतने में एमसी उस कार का दरवाजा पकड़कर बोलता है, तो चार्लोटे में तुम्हारा ब्लेड बनने के लिए तैयार हूं, पर उस सबसे पहले तुम्हें मुझे साबित करना होगा कि तुम मेरी फैमिली को वर्ल्ड ग्रुप से प्रोटेक्ट कर सकती हो। और इतना बोलकर एमसी उस कार के बाहर चला जाता है, और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक इंसान दिखता है। उसका नाम है चोई किजुंग, और वो सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है वर्ल्ड सिक्योरिटी का। उतने में उसके कार से निकलकर एक पैलेस की तरफ जाता है, और वहां पर उसका स्वागत करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। तभी हमें दिखता है कि उस घर में बॉस होंग का फ्यूनरल है, और वहां पर बहुत लोग प्रेजेंट हैं। तभी वो डायरेक्टर चोई जाके उसके बॉस को ग्रीट करता है, पर तभी वो लेडी बॉस उस डायरेक्टर की तरफ देखकर बोलती है, तो आप क्या सोचते हैं उस बच्चे के बारे में जिसने डायरेक्टर होंग को मार दिया? उस लेडी का नाम है यून डैन।
और वो वर्ल्ड ग्रुप की चेयरमैन है। तभी डायरेक्टर चोई बोलता है, मैडम मारू को हम पकड़ नहीं पाए, पर अभी अभी हमें मारू की पार्टनर मिली है। तभी हमें दूसरे साइड यांग दिखती है, जो सोच रही है, अब मैं मारू को क्या बताऊंगी, मुझे उसकी सिस्टर कहीं नहीं मिल रही है। पर अगर मैं उसे ऐसा कुछ बताऊंगी तो वो मुझे मार देगा, पर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तभी हमें दिखता है कि यांग के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, पर उनके इतने नंबर्स देखकर भी यांग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें मारू दिखता है, जिसके सामने भी बहुत सारे लोग हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, अगर हमने ये जॉब कंप्लीट की तो हमारे टीम को प्रमोशन मिलेगा, तो चलो जाके उस चारलोटे को मारते हैं। उतने में कुछ लोग एमसी के पास आके बोलते हैं, ओए बच्चे तू कौन है? क्या तू उस शिम उन्यंग का लवर है क्या? अबे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अय क्या इतने सारे लोगों देखकर डर गया? पर अगले ही पल वो इंसान आगे कुछ बोले, इससे पहले एमसी उसके बॉडी से अपनी नाइफ आर पार कर देता है और फिर एमसी उन सबको मारने लगता है। जहां पर कुछ नहीं टाइम में एमसी उनके काफी लोग को मार देता है। और अब इतने खतरनाक लोगों को मारने के बाद एमसी के लिए इन चूतिया वर्कर्स को मारना बहुत ही आसान जॉब हो गया है। तभी हमें दिखता है कि उन लोगों में से एक बंदा अभी भी बाकी है। उतने में वो बंदा एमसी पर अटैक करता है, पर अगले ही पल एमसी उसके एक हाथ सारी उंगलियां काट देता है और उसके बाद उसका एक हाथ भी काट देता है। उस इंसान को बहुत दर्द हो रहा होता है, पर उतने में एमसी अपने फाइनल अटैक के साथ उन बंदे को खत्म कर देता है। तभी वहां पर शिम उनियंग आ जाती है। उसे देखकर एमसी बोलता है, ये लो मैंने खुद को साबित कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। खुद को साबित करने की देखते हैं, तुम मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाती हो क्या? तभी वो लड़की बोलती है, ठीक है मारू, अब मेरी बार खुद को साबित करने की, तो चलो मेरे साथ, हम डायरेक्टर होंग के फ्यूनरल पर जा रहे हैं जिसे तुमने मारा था। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है, जहां पर शिम उनियंग का हेलीकॉप्टर डायरेक्टर होंग के फ्यूनरल के जगह पर पहुंच गया है। उतने में हमें वर्ल्ड ग्रुप की चेयरमैन दिखती है, जो होंग के फ्यूनरल के पास ही है, और वहां पर कुछ साधु कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। तभी एक वर्कर डायरेक्टर चोई के पास आता है, सर बाहर एक प्रॉब्लम हो गई है, मिस्टर होन को मारने वाला मारू यहां पर आ गया है। तभी दूसरे साइड हमें मारू और शिम उनियंग दिखती है, जो रेडी होकर होन के फ्यूनरल पर जा रहे हैं, पर उतने में वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज लाइक एंड शेयर।